जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे घाटना चक्र के बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं दोस्तों, वो सभी को एक श्रृंखला में हम लोग शुरू किए हैं। तो इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, उसी का आगे ये कंटिन्यू है। और कैसा अनुभव रहता है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। ऑप्शन ए में करा है वायु प्रदूषण से, बी में करा है ग्रीन हाउस गैस से, सी में करा जलवायु परिवर्तन से और डी में करा दोस्तों जल प्रदूषण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध देखें तो जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी इंटरनेशनल समझौता है, जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों की निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। यानी कि ऑप्शन बी में जो आपको ग्रीन हाउस गैस दे रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की निष्कासन से संबंधित नहीं है, बल्कि उसको कम करने से भी संबंधित है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, तो आपका जो विकल्प जो सी है जलवायु परिवर्तन, ये बिल्कुल सही होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह देखिए दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने से संबंधित है। और ये सम्मेलन जो है दोस्तों जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, जिसमें देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। और यह प्रोटोकॉल जो है 2005 से लागू है। जो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को 1990 स्तर तक के लाने के लिए जो इसमें बाध्यकारी समझौता है। इसी चलते यहाँ पर देखें तो बार बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं और आगे भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन को आप लोग ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन ए में करा है वायु प्रदूषण से, बी में करा दोस्तों जलवायु परिवर्तन से, सी में करा ओजोन परत के क्षरण से और डी करा आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो समझ में आ गया होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, बी में कहा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, तीसरा में करा दोस्तों कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो आपको कथन में यहाँ पर दे रहा है दोस्तों कि एक कथन सही है और दो कथन सही है। बी ऑप्शन में करा कि 1 और 3 सही है, सी में करा कि केवल 1 और डी में करा कि केवल 3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है आंसर बी राइट हो जाएगा। यानी कि क्योटो उपसंधि जो है वो 2005 में लागू हुआ। और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इस तरह से 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी आंसर राइट है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है दोस्तों उसे संबंधित है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। यानी देखिए दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक होता है। किसी गैस के वैश्विक तापमान यानी विभव यानी होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस की वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जीवन काल जो है वो परिवर्तनीय है। इस तरह से देखें तो वायुमंडल जो होता है दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में ये ज़्यादा रूप से हानिकारक होते हैं और इसकी जो है सांद्रता थोड़ी सी अधिक है, इसके चलते यहाँ पर देखने को मिलता है और यह ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसी पर व्याख्या आगे लिख रहा है दोस्तों कि जबकि सभी समय अवधियों के दौरान इनका वैश्विक तापमान विभव जो है 1 पाया जाता है, मीथेन का 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। तो ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। तो मीथेन गैस भी देखें तो वायुमंडल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये देखें दोस्तों तो आपके जो ग्रीन हाउस गैस यानी जो आपके ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनके लिए ज़्यादा हानिकारक है और ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि
कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी के लिए, बी में कहा है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, और सी में कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित, और यहाँ पर डी कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, न कि जल प्रदूषण से संबंधित है, यानी जल संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, तथा स्टॉकहोम सम्मेलन जो अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। यानी क्योटो एक शहर है दोस्तों जापान में, वहीं पर ये मीटिंग हुई थी, और जिस मीटिंग में जहाँ भी जिस शहर में होती है उसी का नाम दे दिया जाता है। तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। यानी कि देखिए दोस्तों, तो इस जो प्रोटोकॉल से संबंधित जो मुद्दा था वो मेन मुद्दा था कि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो गैस जिम्मेदार हैं उसको कम करने के लिए इस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों रियो डी जेनेरियो में, बी कह रहा है कि नैरोबी में, सी कह रहा है कि टोक्यो में अरे क्योटो में, और डी कह रहा है दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो 1997 में बताया दोस्तों जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, कहाँ हुआ था, तो क्योटो शहर में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। इस तरह से देखिए तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब रूस साइन किया था, रूस जो देश है उसके साइन करने के बाद ये समझौता जो है वो उसी दिन से प्रभावी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सी डीएम के लिए सत्य नहीं है। यानी कि निम्न कथनों में से कौन जो है सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर असत्य कथन को पूछा जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बी में कह रहा है दोस्तों यह ग्लोबल या ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। सी में क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। डी में कह रहा है दोस्तों कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। तो यहाँ पर CDM यानी होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये जो है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। यानी कि CDM जो होता है दोस्तों ये हरित गृह गैस को उत्सर्जन को नियंत्रित भी करता है, यह ग्लोबल तापीकरण को कम भी करता है, और क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव भी दिया है। जबकि डी जो है ये विकसित देशों विकासशील देशों में परियोजना में पूंजी लगाने का निवेश करता है, एक गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई है। इसके अंतर्गत देखें तो वनीकरण यानी जो होता है दोस्तों वनीकरण यानी वन को लगाना, तथा कार्बन सिंक तथा अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती है। यह जो है दोस्तों वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है, तथा इस प्रणाली के तहत विकसित देश और विकासशील देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजना में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सहायक करके दोस्तों को पूंजी इन्वेस्ट न करके यहाँ पर कहा गया कि विकसित और विकासशील देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली जो परियोजनाएं में पूंजी लगा करके और कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं। इस CDM के तहत इस चीज़ों को प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल यानी ग्रीन हाउस प्रोटेक्शन यानी प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए। ऑप्शन के अनुसार आप बनाइएगा इसको कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। बी में कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह
वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्देशित स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। और डी कह रहा है कि यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय पहलों में से एक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, तो इसका आंसर ए जो आपका सही हो जाएगा। ये जो है यह सरकार एवं व्यवसायों के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन जो है वो साधन है। तो इस तरह से आपका आंसर ए सही हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास जो होता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स यानी WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए, यानी जो सरकार होगा दोस्तों और जो नेतृत्व प्रदान करने वाले जो व्यवसायिक होगा उन व्यक्तियों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को समझाने के लिए, परिणाम निर्धारित करने के लिए एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन जो है वो साधन है। तो इस तरह से आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है दोस्तों, थोड़ा सा घबराइएगा मत और आराम आराम से बनाइएगा कि सारे प्रश्न जो हैं वो PSC लेवल के प्रश्न इसमें दिए होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। बी में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1-2 कथन सत्य है, बी में कह रहा है दोस्तों कि 2 और 3 कथन सही है और सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और डी कह रहा है कि केवल 3। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 कथन जो सही है कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से देखें तो ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा कि जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। ये भी VVI है, इसको भी याद रखिएगा कि कब से प्रभावी है, तो 2005 से प्रभावी है। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता के तहत लाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाध्यकारी समझौता है या देखें तो एक सामान्य समझौता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें जो भी देश साइन करते हैं उसको इस नियम को मानना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सके। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट, बी में कह रहा है कार्बन क्रेडिट रेटिंग, सी में कह रहा है कि स्वच्छ विकास युक्त और डी कह रहा है कि उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ विकास युक्त, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि कार्बन उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है, तो हो जाएगा आपका स्वच्छ विकास युक्त, जो विकासशील देशों को विकसित देशों की निधियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। यानी जो विकासशील देश है वो विकसित देशों को निधियां जो है वो उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी का अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सके। आपको पता होगा जो विकासशील देश होते हैं वो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं विकसित देशों की अपेक्षा में। इसी चलते जो है विकासशील देशों को इसके लिए कुछ पैसे के रूप में विकसित देशों को देना पड़ता है। कम से कम आप विकसित हैं तो इस चीज़ों को आप जो है कंट्रोल कीजिए। तो दोनों कुछ चीज़ों में विकसित देश देते हैं, कुछ चीज़ों में विकासशील देश देते हैं, तो समझौता में निर्धारित होती है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन जो ट्रेडिंग के प्रोत्साहन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। यानी कार्बन जो ट्रेडिंग यानी कार्बन के व्यापार जो है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। इसके लिए UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM यानी होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन जो है विकासशील देशों को विकसित देशों से
निधियाँ प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि विकासशील जो देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान हो गया, सब क्या है, विकासशील देश है। वो क्या करते हैं, विकासशील देशों को विकसित देशों से, यानी जो विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, आपका इंग्लैंड वगैरह सब विकसित देश में आते हैं, तो इसका विकसित देश से निधियाँ प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। यानी जो विकसित देश होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो विकसित हैं लेकिन कुछ चीज़ों को जो है हम प्रोटेक्ट करके रखे हैं, उसके लिए वो पैसा देते हैं विकासशील देशों की, इस चीज़ों को आप भी प्रोटेक्ट करके रखिए ताकि जो है वायुमंडल में संतुलन बना रह सके, तो ताकि वो अच्छी प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम कर सके। तो जो विकसित देश है वो थोड़ा बहुत राशियाँ जो है खर्च करती हैं, किसी किसी चीज़ में विकासशील देश को भी करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM क्योटो नवाचार युक्त में से एक है। दूसरा में कह रहा है कि CDM के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजना केवल संलग्न एक देशों से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से जो हैं वो सही हैं, ये बताना है। यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है कि केवल एक सही है, बी में करा केवल दो सही है, और सी में करा एक और दो दोनों सही है, और डी करा न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका केवल एक सही हो जाएगा कि कार्बन जमा कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है, यानी कि नया समझौता में से एक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत देखें तो Annex 1 के विकसित देश और गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजना क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। यानी विकसित जो देश है दोस्तों एक और गैर एनेक्सेक्स एक देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजना को क्रियान्वित करके आप कार्बन जो है क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो परियोजनाएं Annex 1 देशों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है परंतु इन परियोजना में गैर Annex 1 के विकासित देशों में क्रियान्वित किया जाता है, इस प्रकार के परियोजना का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करने के बाद इसको बेचा भी जाता है जिससे पैसा भी मिलती है। तो कार्बन क्रेडिट से संबंधित आप गूगल में एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कभी कभी समाचार पत्रों में लिखे जाने वाले शब्द हैं और उनका मूल स्रोत क्या है, ये चीज़ दोनों को मिलान करना है, इसमें विचार करना है और बताना है कि कौन इनमें से सही है। तो यहाँ प्रकार के Annex 1 देश यानी होता है कार्टाजोना प्रोटोकॉल से संबंध है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि प्रमाणित उत्सर्जन कटौती यानी होता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ये हो गया नोगया प्रोटोकॉल से संबंधित है। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि स्वच्छ विकास क्रिया विधि यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही जो हो जाएगा आपका केवल 3 सही दिखाई दे रहा है कि स्वच्छ विकास क्रिया निधि यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए कूट के माध्यम से देखते हैं किसमें सही है। तो ये देखिए तीसरा केवल ती ऑप्शन जो है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 72 के अंतर्गत आती है, यानी कि धारा जो 12 है इसके अंतर्गत आती है। और इसके तहत Annex 1 के विकसित देश जो होते हैं वो गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजना क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो विकसित देश हैं दोस्तों वो ये जो Annex 1 के जो औद्योगिक सेंटर लगती है उनके अंतर्गत जो देश रखे हैं और गैर एनेक्स देशों में जो भी हैं वो स्वच्छ विकास युक्त परियोजना को क्रियान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन ए बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी लाइव मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। और जो नोगिया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त करने एवं उनसे मूल लाभों को समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारा से संबंधित है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता के अभिसमय के पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवित संशोधित जीवों के द्वारा उत्पन्न संबंधित खतरों को जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। वहीं नोगिया प्रोटोकॉल जो ऑप्शन दोनों में था कि नोगिया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनके
एवं जिनसे मिले लाभों को समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। तो इस तरह से दोनों की महत्ता अलग अलग है, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। प्रश्न आ ही गया। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों कि जैव सुरक्षा समझौतों से, बी में हो जाएगा प्रदूषण से, सी में हो जाएगा ओजोन क्षरण से और डी में हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों वो जैव सुरक्षा समझौतों से है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए, तो झारखंड के जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा रहा दोस्तों कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध देखें तो जैव सुरक्षा समझौतों से है, यानी कि जैविक सुरक्षा समझौते, जीवों की सुरक्षा के संबंधित है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल की पुष्टि की, यानी भारत के द्वारा इसे 2003 ईस्वी में इसकी पुष्टि की गई है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किसे है, तो आपको जैव सुरक्षा से संबंधित है, यानी जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ए में कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, बी में कह रहा है कि कार्बन पद चिन्ह, सी में कह रहा है दोस्तों कार्बन पृथक्करण और डी में कह रहा है कि कार्बन अवशोषण। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को देखते हुए यहाँ पर कार्बन पद चिन्ह जो है उसकी मात्रा को निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे कहा गया है दोस्तों कार्बन पद चिन्ह कहा गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों में कुल मात्रा को कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। ज्ञातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तथा इसके अतिरिक्त जो है आपका मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में ही आती है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें कि मानव गतिविधियों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न जो ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखेगा कि पूछा कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है कार्बन क्रेडिट के बारे में। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। बी में कह रहा है दोस्तों कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों के प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभी समय के नीचे ला चुके होते हैं। सी में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। और डी में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तब का डी जो है कथन वो सही नहीं है। बाकी 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कार्बन क्रेडिट प्रणाली जो है क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। इससे देखिए दोस्तों तो उन देश समूहों में प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाकर उसे उत्सर्जन को अभी समय से नीचे ला चुके होते हैं। और इसके साथ ही भी कहा गया कि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि को अंकुश लगाना है। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों सही है, जबकि डी जो है आपका उचित नहीं है, गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देखें तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। यानी पर्यावरण में कैसे कार्बन को कम किया जा सके इसके लिए देखें तो आपके कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के तहत कहा गया कि किसी भी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। यानी कि कौन सा देश जो है कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है इसका निर्धारण किया जाता है और किसी भी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि समय समय पर जो है वो बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है।
नियत मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता है, यानी नियत मूल्य की एक फिक्स मूल्य हो गया उसी पर किया जाएगा, ऐसा नहीं है जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा कि बाजार के जो वर्तमान मूल्य चल रहे हैं उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, बी में का अर्थ शिखर सम्मेलन, बी में हो जाए अरे सी का रहा है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और डी का रहा है कि G8 शिखर सम्मेलन। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों को, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एशिया विकास बैंक, बी में कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और डी में कह रहा है विश्व बैंक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप जो है इसका जो प्रबंधन करने का काम जो है वो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन जो है वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, और इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम 135 मिलियन डॉलर, यूके ने लगभग 120 मिलियन डॉलर तथा अमेरिका ने देखिए दोस्तों तो 25 मिलियन डॉलर के प्रतिबद्ध व्यक्त की है। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहा है दोस्तों, और यह कोष जो है स्थलीय क्षेत्र यानी होता है लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी करने के बढ़ावा देना था, यानी कि इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो लैंड सेक्टर यानी भूमि स्तर पर स्थलीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कमी करने के लिए बढ़ावा देना था, यानी कैसे कम किया जाए इससे संबंधित इस चीज़ में व्याख्या किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी लंबा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। समझ में आ गया कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। अब यहाँ पर हम लोग कथन को पढ़ेंगे। कथन एक में कह रहा है कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि वह धारणीय यानी सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधानों में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह देशों की उनके वनोन्मूलन तथा वन नवीनीकरण उत्सर्जन को कम करने प्रयासों में वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो इस तरह से अब नीचे दिया कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर कूट में कह रहा है दोस्तों कि केवल एक सही है, बी में कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है, तीसरा में कह रहा है कि 1 और 3 सही है, और चौथा में कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा, इसी आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए ये में क्या कहता है कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों और देश जनों की एक वैश्विक भागीदारी है, यानी जो वन कार्बन भागीदारी सुविधा है इसमें सरकार की भी भागीदारी है, व्यवसायों का भी है, और नागरिक समाज और देशी जनों इन सभी की वैश्विक भागीदारी होती है, यानी विश्व में जितने लोग हैं उसकी भागीदारी होती है। वहीं तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह देशों के उनके वनोन्मूलन यानी जैसे कि वन का धीरे धीरे कटाव हो रहा है तो उसको बोलेंगे वन उन्मूलन तथा वन निम्नीकरण को उत्सर्जन को कम करने एवं उनके प्रयासों में वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान कर उनकी मदद करती है, यानी कैसे वन को कम किया रहा है तो उसको नवीनीकरण किया जाए, फिर से लगाया जाए, इसके लिए इन्होंने प्रयास को बढ़ावा देने के लिए इनको मदद करती है, सहायता देती है, वित्तीय राशि की जरूरत देती है। तो इस तरह से 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
व्याख्या में करा दोस्तों कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा जो है विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है और इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने का मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको कुछ पैसे के माध्यम से वित्तीय सहायता दिया जाती है ताकि वनोन्मूलन को कम कर सके और वन को बढ़ावा दिया जा सके और वन को रोपण किया जा सके। इसी में कहा गया कि यह सुविधा जो है विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। वहीं जो कथन 2 दिया जाता है असत्य है, क्योंकि यह जो है सुविधा विश्वविद्यालय व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं देती है, जबकि यहाँ पर कह रहा था कि विश्वविद्यालय और जो संस्थाएं हैं उनको मदद देती है, जबकि यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाएगी कि यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूल को जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधानों में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर देते हैं, पर इनको वित्तीय सहायता नहीं मिलती है इसके तहत, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह यूरोपीय संघ की पहल है। वहीं आपका आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा में कह रहा है यह लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा में कह रहा दोस्तों कि इसका समन्वय जो है विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद के द्वारा किया जाता है। अब बताना है कि नीचे कूट के प्रयोग से कि सही उत्तर को चुनिए। यानी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो संधि था उसके संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो हो जाएगा जो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यानी कि ए में कह रहा था दोस्तों कि यह यूरोपीय संघ की पहल है और 2 में कह रहा है कि यह लक्ष्यधीन जो है यानी लक्ष्यधीन यानी जो लक्ष्य से बाहर हो गए हैं वो विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यानी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो संधि है 2 चीज़ों पर ध्यान देती है। यूरोपीय संघ का एक पहल था जिसमें जो है जो विकासशील देश हैं उनके लिए बजट के लिए यानी कि उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वो जलवायु परिवर्तन के एकीकरण और तकनीकी में वित्तीय सहायता उनको मिल सके। तो इस तरह से देखें तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी और इसकी शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ हो। यह संधि अब देखें तो 38 देशों और 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यानी कि जब ये प्रारंभ हुआ था उस समय 4 देशों से प्रारंभ हुआ और यह संधि अभी 38 देश और 8 क्षेत्रों में उप क्षेत्रों में क्रियाशील है तथा ये अपने लक्ष्य को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इसमें देखें दोस्तों तो जो लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन को एकीकरण करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। यानी कि जो लक्ष्यधीन है जो इस पर कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रहा है और जो बजट उन लोग बना रहे हैं चाहे कोई की जो औद्योगिक लगा रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए एक सहायता जो है आपके यूरोपीय संघ के द्वारा किया जाता है। इसमें कहा गया दोस्तों कि GCCA का ओवरऑल देखें तो इसका उद्देश्य था कि यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य जो है नई संधि बनाना और इनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम जो है वो क्षमता है, इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको जलवायु परिवर्तन से संबंधित निपटने के लिए उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो इनके लिए एक समझौता था और इनके लिए एक जो है उनके सहयोग था। इस तरह से इनकी एक सहयोग दे करके उनकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है वो कार्य करने में और उनको रोकने में इनकी एक भूमिका हो सके और इनकी भी एक भागीदारी बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए में कहा जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, बी में हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, सी में हो जाएगा जापान और डी में हो जाएगा न्यूजीलैंड।
तो आपको पता होगा कि विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, वो रखा था आपका न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड का ही देन है दोस्तों, जिन्होंने विश्व में पहला देश बना जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव को रखा था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि कार्बन कर यानी होता है कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यह जो है दोस्तों प्रदूषक कर यानी होता है पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है तथा यूं तो स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश जो है कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार जो है न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। इससे पहले जो देखिए दोस्तों, तो जो कार्बन उत्सर्जन हो रही थी उसके लिए तो उन्होंने प्रदूषण कर लगाने का तो बात हो ही रहा था, वो तो लगा चुके थे आपके स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड ने। लेकिन पहला जो ऐसा न्यूजीलैंड देश बना जो भूमंडल यानी ग्लोबल वार्मिंग जो तापन हो रही है उस पर भी टैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव को रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड, बी में हो जाएगा चीन और सी में हो जाएगा सिंगापुर और डी में हो जाएगा मलेशिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें उत्सर्जन में कमी करने हेतु जो 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है वो हो जाएगा आपका सिंगापुर गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी और प्रति वर्ष जो है वो 25,000 टन या अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक देशों में सभी सुविधाएं जो है कार्बन टैक्स के अधीन होगी। यानी कि एक लिमिट दे दिएगा कि प्रति वर्ष जो है आप 25,000 टन से अगर अधिक आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं तो उसके बाद जो भी आप सुविधा लीजिएगा तो उसमें आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। ये घोषणा किसने किया था दोस्तों? तो सिंगापुर सरकार ने किया था। और ग्लोबल वार्मिंग पर देखें तो सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड ने किया। तो ये सब ध्यान में रखना है, ग्लोबल वार्मिंग पर न्यूजीलैंड और ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन पर सिंगापुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गहरी कार्बन वेधशाला यानी DCO के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर ऑप्शन चुनिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा में कह रहा है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। अब यहाँ पर कह के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है केवल एक, बी में कह रहा है केवल दो और सी में कह रहा है एक और दो दोनों और डी में कह रहा है न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एक और दो दोनों सही है कि गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में देखें तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए भी है। तो इस तरह से आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए थोड़ा व्याख्या को भी देख लीजिए। व्याख्या में करा दोस्तों कि गहरी कार्बन वेधशाला यानी DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिक का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत हैं। यानी कि 10 वर्ष से इन लोग एक शोध कार्य कर रहे हैं, एक अभियान पर कार्य कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो भी कार्बन की मात्रा, गतिविधि तथा अन्य रूप में कैसे विकसित हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके रूप में उन लोग कंट्रोल करने के रूप में उद्गम को समझने के लिए 10 वर्षों से कार्य कर रही है। और इस अभियान के तहत देखें तो गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के कार्य भी संचालित किया जाता है। तो इस तरह से है दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। यानी भारत में देखें दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बार राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि 2008 में, बी में कह रहा है कि 2012 में, सी कह रहा है कि 2014 में और डी कह रहा है 2015 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि 2008 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ये जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा दोस्तों कि जून 2008 में उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जारी किया था।
तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी होता है क्लाइमेट एक्शन प्लान को 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए दोस्तों सौर शक्ति, बी में हो जाएगा आणविक ऊर्जा, सी में हो जाएगा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और डी में हो जाएगा वन रोपण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो भारत सरकार के तो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के जो 8 मिशन हैं उसमें शामिल आपका नहीं था, वो हो जाएगा आणविक ऊर्जा, यानी कि बी जो आपका सही हो जाएगा। ये शामिल नहीं था, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं 8 में शामिल थे। तो आपको पता होगा कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था और राष्ट्रीय कार्य योजना में देखें तो 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किए गए थे, जिसमें आणविक ऊर्जा मिशन इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। ऑप्शन ए में करेगा 2000 में, बी करेगा 2008 में और सी करेगा 2012 में और डी करेगा दोस्तों 2015 में। तो जलवायु परिवर्तन पर अगर देखें दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का लोकार्पित कब किया गया था, तो ये बहुत आसान है कि 2008 में कब किया गया था, तो 2008 में और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जलवायु परिवर्तन भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई और इस योजना को जारी करने का उद्देश्य था दोस्तों जलवायु परिवर्तन से बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना। और गौरतलब्य है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कृषि खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्र जल को बढ़ता स्तर और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और प्रजातियों के लुप्त होने और जनित बीमारियों की घटनाओं को दिनों दिन बढ़ रही थी। इसी चलते इस चीज़ों को घटना को कम करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो राष्ट्रीय हरित मिशन ऑप्शन ए करा के झारखंड में शुरू की गई है, बी में करा मध्य प्रदेश में, सी करा के दोनों राज्यों में और डी करा के इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हरित मिशन जो है दोस्तों ए शुरू किया गया आपका झारखंड में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत जो है रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन जो है आपका वो राष्ट्रीय हरित मिशन भी है, यानी GIM है। इसमें वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन संबंध तथा वन पर निर्भर समुदायों के खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका की सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कार्य का अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों यानी यहाँ पर देश के 4 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें आ जाएगा मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड के द्वारा प्रस्तावित संभावित योजना और संचालकों को वार्षिक योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय हरित मिशन में तहत 4 राज्यों को शामिल किया गया था, मिजोरम, मणिपुर और केरल, यानी मिजोरम मणिपुर आपका पूर्वोत्तर भारत के देश हो गए और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका केरल और हो जाएगा झारखंड। इन राज्यों में संचालित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, यानी कि जो 2008 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत में घोषणा किया गया था उसमें 8 मिशन को लक्षित किया गया था, उसमें से एक शामिल नहीं है। ऑप्शन ए करेगा सौर शक्ति, बी में हो जाएगा वनकीकरण, बी में और सी में हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय शक्ति और डी करेगा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका आंसर साफ साफ हो जाएगा नाभिकीय शक्ति यानी आणविक शक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कर भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं और सौर शक्ति, वनकीकरण और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परीक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत जो होता है पर्यावास मिशन में शामिल है, जबकि नाभिकीय जो है शक्ति उपयुक्त 8 मिशनों में से शामिल नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सौर मिशन शामिल है, राष्ट्रीय
हिमालय प्रणाली परिपक्षण मिशन और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है, लेकिन जबकि नाभिकीय शक्ति जो है 8 मिशनों में शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, बी में हो जाएगा दोस्तों MST इंटरनेशनल, सी में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डी का है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। और JPSC में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में करा दोस्तों कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया और यह जलवायु परिवर्तन राज्य सरकार के परामर्श प्रदान करेगा और उसके मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। मुख्य कार्य में कहा गया है दोस्तों कि विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण करेगा। दूसरा में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाएगा, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य संस्थाएं जो काम करती हैं उनके साथ जो है सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। और एक कह रहा है कि जो जागरूकता होती है यानी जन जागरूकता यानी लोगों को जागरूक करने, जन जागरूकता को बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों की क्षमता विकास में भी सहयोग करेगा। यानी जो जन जागरूकता के रूप में जो सरकारी अधिकारियों के रूप में जो क्षमता ये लोग बनाए हुए हैं, जो जागरूकता फैलाते हैं लोगों तक, उसको भी विकास करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो इस तरह से देखें तो झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया गया था, उसकी सहायता से किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए में कह रहा है 2013 में, बी में कह रहा है दोस्तों 2014 में, सी कह रहा है 2015 में और डी कह रहा है 2011 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो है वो प्रभावित जो कार्य योजना प्रकाशित हुई थी ये वर्ष 2013-14 में हुआ था। तो ऑप्शन 13 और 14 दोनों दिया हुआ है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क्स लगाया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या में करा दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई तथा इसका उद्देश्य था पर्यावरण धारणीय को सुनिश्चित करने हुए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्रदान करना था। और कार्य योजना विकसित करने की जो प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी UNDP की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ हुई थी। यानी कि 2011 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 13-14 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन 11 भी है आपका, 2013 भी है और 14 भी है। इस चलते इस क्वेश्चन को स्टार मार्क्स लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में स्टार मार्क लगता है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी जो भी आयोग जो है स्टार लगाने के बाद सभी को एक एक मार्क्स देती है। यानी क्वेश्चन के सभी नंबर लोगों को जितने भी एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे सभी को नंबर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारक अंशदान यानी इंटेंड नेशनली डिटरमाइनेशन कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचार पत्रों के किस संदर्भ में देखा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों कि युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों के द्वारा दिए गए वचन। बी में कह रहा दोस्तों जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। सी में कह रहा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया गया पूंजी अंशदान। और डी कह रहा है दोस्तों कि धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों का अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, यानी कि होता है इंटेंड नेशनली डिटरमाइंडेड और कंट्रीब्यूशन जो है एक समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। इसका मतलब इसका आंसर बी राइट हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या भी देख लीजिए कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन जो होता है यानी UNFCCC की सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारक योगदान के तहत भारत की अनेक घोषणाएं की है। इसमें कहा गया दोस्तों कि भारत की कार्य योजना के तहत देखें तो
डीसीसी के लक्ष्यों में उन अन्य वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण को क्या करता है, उपशमन करना, और स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 2-4 प्रश्न है, इसको भी ख़त्म करते हैं और ये टॉपिक जो है आज ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले टॉपिक में ओजोन परत शुरू करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम, बी में हो जाएगा दोस्तों सरायकेला खरसावां, सी में हो जाएगा रांची और डी में हो जाएगा बोकारो। तो आपको पता होगा अगर झारखंड से होंगे तो कि जो सरायकेला खरसावां जिला है वो ज़्यादा संवेदनशील जिला में नाम आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशील के मामले में सरायकेला खरसावां जिला है वो शीर्ष पर रहा है। इसका स्कोर जो है तो 0.78 है, जो इसकी सुमेधता को दर्शाता है, यानी मानक -1 से लेकर के +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक को सुमेधता को दर्शाता है। तो इस तरह से देखें तो आपका सरायकेला जो जिला है दोस्तों वो ज़्यादा संवेदनशील जिला माना जाता है जलवायु परिवर्तन के अनुसार, पर्यावरण के संवेदनशील मामले में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए में हो जाएगा तो अल्जीरिया में, बी हो जाएगा ब्राज़ील में, सी हो जाएगा कन्या में और डी हो जाएगा भारत में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों कि तापमान के आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन जो है आपके भारत में स्थापित नहीं किया गया, तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। यानी कि वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल के चौकसी स्टेशन की संख्या जो है वो कितना है, 31 है, जो अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन यानी ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में अभी यह सुविधा स्थापित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? यानी कौन सा कथन जो है गलत है उसको बताना है कि 2011 में जो विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास के क्रय का जो समझौता हुआ था उससे रिलेटेड। ऑप्शन ए में कह रहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। बी में कह रहा है दोस्तों कि समझौते 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। सी में कह रहा है दोस्तों कि समझौता जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। और डी में कह रहा है दोस्तों कि समझौता के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई की सम्मिलित होगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों तो आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत है। ए में कह रहा है दोस्तों कि समझौता पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो है आपका वो सही नहीं है, गलत है, बाकी सभी कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए, अन्य तीनों कथन सही है। यानी कि यहाँ पर जो कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार, तो भारत सरकार के जगह में अगर जो आपका हिमाचल सरकार होगा यानी हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी तो विश्व बैंक और हिमाचल सरकार ने समझौता किया था, न कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने किया था। बाकी कथन जो है आप सही हैं उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों हिमानी का पिघलना, यानी ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को इंगित करता है, तो हिमानी का पिघलना। बी में कह रहा है दोस्तों कि सागरीय तल में उत्थान। सी में कह रहा है दोस्तों मौसमी दशाओं में परिवर्तन और डी कह रहा है कि ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। यानी 1 2 3 4 हो गया ये, और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों सही है, बी में कह रहा है कि 1 2 3 और सी में कह रहा है कि 2 3 और 4 और डी कह रहा है कि सभी चारों। तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग अगर देखेंगे दोस्तों तो असर इंगित करेगा आपका कि हिमानी का पिघलना भी होगा, उससे सागरीय तल में उत्थान भी होगा, क्योंकि हिमानी पिघलेंगे तो समुद्र तल का उत्थान होगा ही, और मौसमी दशा में परिवर्तन भी होगा, यानी कि तापमान तेज होगी तो मौसमी दशा में परिवर्तन भी होगा और ग्लोबीय तापमान भी बढ़ेगी। तो इस तरह से देखें तो सभी जो हैं वो चारों हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, यानी कि वैश्विक तापमान होगा तो चारों चीज़ देखने को मिलेगा, चारों चीज़ का असर देखने को आपको प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि उपयुक्त चारों जो है वैश्विक तापमान के प्रभाव को इंगित करते हैं और वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी मुख्य जो आपको गैस होते हैं वो जो जो होते हैं दोस्तों, उस जगह जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC और मीथेन, ये सभी जो है आपके जो वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। बी में कह रहा है प्रथम शिखर सम्मेलन जो होता है एजेंडा 21 लाया गया था। और सी कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। और डी कहा कि कार्बन व्यापार जो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध है। तो यहाँ पर जो है डी दोस्तों ये गलत हो जाए कि कार्बन जो व्यापार था दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंध है दोस्तों ये आपका जो है वो नहीं होगा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, जबकि कार्बन व्यापार जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। आइए व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में कहा कि कार्बन जो व्यापार है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अतः जो है डी आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए एक लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न को भी देखिए। एक कह रहा है दोस्तों कि जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों रविशंकर प्रसाद, बी में हो जाएगा पीयूष गोयल, सी में हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसको किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है ये 2018 ईस्वी में सफर यानी कि तो वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए व्याख्या को भी देख लीजिए। व्याख्या में करा दोस्तों कि 21 जुलाई 2018 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। और सफर का जो पूर्ण रूप है वो है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग इन रिसर्च, यानी सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च जो है इसका पूर्ण रूप है यानी सफर का। तो इस तरह से आज हम लोग का समाप्त होता है दोस्तों। अगले जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा वजन परत का क्षय। तो जो आपका वजन परत का क्षय है उससे संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे और उससे संबंधित बनाएंगे। और आप लोग जो है कैसा लग रहा है पढ़ाना और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और पढ़ाई को बस कंटिन्यू कीजिए। घूमते चलते फिरते जो है ऑडियो लगा कर सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के ही पढ़ रहे हैं, बैठ कर पढ़ने होगा तो दोस्तों किताब लेकर के बैठ के पढ़िए। लेकिन मान लीजिए आदमी सफ़र करता है, कुछ काम कर रहा है, खाना पानी बना रहा है, तो आज आदमी जो है आराम से क्वेश्चन लगा लेता है, उसको पढ़ता है, वो समझता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।